क्या कोई साया किसी से प्यार कर सकता है? वो डरावना था, पर उसकी आवाज़ में एक जादुई नशा था। जब उसने पहली बार मेरी गर्दन पर अपना बर्फीला हाथ रखा तो मुझे नहीं पता था कि ये एक मौत का आलिंगन है, एक अधूरी रूह और एक अकेली लड़की की खौफनाक प्रेम कहानी। मेरा नाम स्नेहा है। मैं हमेशा से तर्कों और विज्ञान पर भरोसा करने वाली लड़की रही हूँ, लेकिन उस एक रात ने मेरे वजूद और मेरे यकीन को हिलाकर रख दिया। शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से तंग आकर मैंने तय किया कि मैं कुछ दिन अपने दादाजी की उस पुरानी हवेली में बिताऊंगी जो पिछले 20 सालों से सुनसान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली की दीवारों में कुछ कैद है, लेकिन मैंने हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। जब मैं वहां पहुंची तो शाम ढल रही थी। हवेली का विशाल लोहे का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला, जैसे वो मेरा स्वागत नहीं बल्कि मुझे चेतावनी दे रहा हो। धूल से सनी सीढ़ियाँ, मकड़ियों के जाले और वो सड़ी हुई लकड़ी की गंध, सब कुछ बहुत अजीब था। रात के करीब 11 बजे होंगे जब मैंने अपने दादाजी के पुराने कमरे में सोने की तैयारी की। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की सरसराहट भी किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ आई, छन छन, रगड़, छन छन, जैसे कोई भारी जंजीरें जमीन पर घसीट रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज़ आंगन के उस पुराने कुएं के पास से आ रही थी जिसे सालों पहले पत्थर डालकर बंद कर दिया गया था। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा, पर मन नहीं माना। हिम्मत जुटाकर मैं खिड़की के पास गई और भारी पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन कुएं के पास जो मैंने देखा उसने मेरा खून जमा दिया। वहां एक धुआं जैसा काला साया खड़ा था। वो साया इतना विशाल था कि उसकी लंबाई हवेली की दूसरी मंजिल की छत को छू रही थी। उसका कोई निश्चित आकार नहीं था, बस एक घने काले धुएं का गुबार था जिसके बीच में 2 आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। वो साया हिल नहीं रहा था, बस खड़ा होकर सीधे मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था। देखते ही देखते वो साया धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। मैं डर के मारे पीछे हटी, पर तभी कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक झटके में खुद ब खुद बंद हो गए। तालों की घूमने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने मुझे अंदर से कैद कर लिया हो। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि मेरी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। हवा में एक ऐसी बदबू फैल गई जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। तभी कमरे की ठोस दीवार को चीरते हुए वो काला साया अंदर दाखिल हुआ। वो अब मेरे ठीक सामने खड़ा था। उसकी कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक भारी फटी हुई रूहानी आवाज़ गूंजी, स्नेहा, तुम यहाँ मेरी इजाज़त के बिना कैसे आईं? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये चौखट अब मेरी है? मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि मेरा गला जैसे किसी ने दबा दिया हो। मैंने भागने के लिए पैर बढ़ाए, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन में धंस गए हैं। वो जिन धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। उसके लंबे, नुकीले और काले नाखून मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं, जो बर्फ से भी ज्यादा सर्द थीं। अचानक कमरे पर लगा विशाल आईना अपने आप चकनाचूर हो गया। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और उन टुकड़ों में मुझे उस जिन का असली चेहरा दिखा, एक भयानक झुर्रियों वाला चेहरा जिसके दांत बाहर निकले हुए थे। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रखा ही था कि मुझे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं है, ये एक ऐसी ताकत थी जिसे इंसान नहीं हरा सकता था। वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की बस शुरुआत थी, क्योंकि वो जिन मुझे मारना नहीं चाहता था, वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। उस रात जब वो जिन मेरे सामने खड़ा था तो डर के साथ साथ मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मच रही थी। उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी तो थीं, पर उनमें एक अजीब सा दर्द और सदियों की तन्हाई छिपी थी। जब उसने अपना ठंडा हाथ मेरी गर्दन पर रखा तो मुझे करंट जैसा महसूस हुआ, जैसे वो दर्दनाक नहीं था। जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरे करीब लाया, उसकी डरावनी शक्ल एक बेहद खूबसूरत पर रहस्यमयी नौजवान के रूप में बदलने लगी। उसके लंबे काले बाल और संगमरमर जैसी सफ़ेद त्वचा चांदनी में चमक रही थी। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए बहुत ही धीमी और मखमली आवाज़ में कहा, स्नेहा, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मैं सदियों से उस रूह का इंतज़ार कर रहा था जो मुझे इस कैद से आज़ाद कर सके, और वो रूह तुम हो। जैसे ही उसके होंठ मेरे कान के पास आए, मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वो कोई साधारण भूत नहीं था, वो एक रूहानी आशिक की तरह व्यवहार कर रहा था। कमरे की हवा जो पहले बर्फ की तरह ठंडी थी, अब उसमें एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस टूटे हुए आईने के सामने ले गया। आईने के टुकड़ों में मुझे हम दोनों का अक्स दिखाई दे रहा था। वो मेरे पीछे खड़ा था और उसकी बाहें मेरे चारों तरफ लिपटी हुई थीं। उस पल मुझे अपनी मर्यादा और उस अनदेखे रोमांच के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा था। उसके स्पर्श में एक ऐसा जादू था जिसे मैंने अपनी असल जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और कहा, मैं तुम्हें वो दुनिया दिखा सकता हूँ जहाँ मौत का डर नहीं, सिर्फ अमर प्रेम है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी और हवेली की दीवारों पर बिजली कड़क रही थी। वो जिन अब धीरे धीरे धुंध बनकर मेरे वजूद में समाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि ये प्यार खतरनाक है। ये एक रूहानी और एक इंसान के बीच का ऐसा रिश्ता है जिसका अंत शायद बहुत भयानक हो, लेकिन उस पल उसके आकर्षण ने मुझे पूरी तरह वश में कर लिया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उस जादुई अंधेरे के हवाले कर दिया। हवेली के उस बंद कमरे में वक्त जैसे ठहर गया था। बाहर तेज बिजली और तेज बारिश का शोर अब फीका पड़ चुका था, क्योंकि मेरे सामने खड़ा वो जिन अब पूरी तरह एक सम्मोहक नौजवान का रूप ले चुका था। उसकी आंखों में अब वो लाल दहकते अंगारे नहीं, बल्कि एक गहरा नशा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। उसने जैसे ही अपनी उंगलियां मेरे गालों पर फेरी, मुझे एक अजीब सा करंट महसूस हुआ, एक ऐसा रोमांच जो दर्द और चाहत का मिला जुला एहसास था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर भागने की जगह मैं उसके और करीब खींची चली जा रही थी। उसने अपनी बाहें मेरे चारों तरफ लपेटी और मुझे धीरे से अपनी ओर खींचा। उसके शरीर से सड़ी हुई लाश की नहीं, बल्कि जंगली फूलों और सूखी मिट्टी की एक नशीली खुशबू आ रही थी। उसने मेरे कान के पास झुककर बहुत ही मखमली आवाज में कहा, स्नेहा, सदियों से इस हवेली की दीवारों ने सिर्फ मेरी आहें सुनी हैं। आज तुम्हारी धड़कनें मुझे फिर से जिंदा होने का एहसास दिला रही हैं। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि मेरी सारी मर्यादाएं पिघलने लगीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उस जादुई अंधेरे के हवाले कर दिया। और अपना सिर उसके ठंडे सीने पर टिका दिया। वो इंसान नहीं था, लेकिन उसका स्पर्श किसी जीते जागते प्रेमी से कहीं ज्यादा गहरा और रूहानी था। जैसे जैसे रात परवान चढ़ रही थी, कमरे का सन्नाटा एक अजीब से संगीत में बदल गया। वो मुझे धीरे धीरे उस पुराने पलंग की ओर ले गया जहां चांदनी खिड़की से छनकर आ रही थी। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमा और बोला, आज की रात न कोई कल है, न कोई दुनिया, बस तुम हो और मेरा ये शाश्वत प्रेम। उस पल मुझे पता था कि मैं एक शैतानी ताकत के वश में हूँ, लेकिन उस रूहानी रोमांस का आनंद इतना तीव्र था कि मैंने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। वो एक ऐसा मिलन था जो जिस्मों का नहीं, बल्कि दो अलग दुनियाओं की रूहों का था। लेकिन क्या ये प्यार मुझे बचा पाएगा, या मैं हमेशा के लिए इस काली दुनिया की कैदी बन जाऊंगी? आधी रात का वक्त था। उस रूहानी रोमांस के नशे में डूबी हुई मैं ये भूल चुकी थी कि मैं किसी इंसान के नहीं, बल्कि एक प्राचीन जिन के आगोश में हूँ। जैसे ही उसने मुझे अपने करीब खींचा, कमरे की दीवारों से अचानक खून रिसने लगा। उसकी मखमली आवाज़ अब धीरे धीरे एक फटी हुई और डरावनी घरघराहट में बदलने लगी। मैंने अपनी आंखें खोलीं और जो देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो खूबसूरत नौजवान अब फिर से उसी भयानक साए में बदल रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मांस नहीं, सिर्फ सूखी हड्डियां और जलती हुई आंखें थीं। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां मेरी पीठ पर गड़ा दी और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूट रहे हों। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, स्नेहा, तुमने क्या सोचा था? एक जिन और इंसान का प्यार मुमकिन है? मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रिझाया ताकि तुम्हारी रूह पूरी तरह मेरी हो सके। अब तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जाओगी। अचानक पलंग के चारों तरफ से काली परछाइयां निकलने लगी। मुझे समझ आया कि वो अकेला नहीं था, वो उन रूहों की फौज थी जिन्हें उसने सदियों से यहाँ कैद कर रखा था। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर पत्थर का होता जा रहा है। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही घुट गई। मैंने भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे हवा में उठा लिया। कमरे का फर्श फट गया और नीचे से एक अंतहीन काला गड्ढा दिखने लगा। तभी मुझे मेरी दादी की उस तांबे की अंगूठी का ख्याल आया जो मेरे गले की चेन में लटकी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और वो अंगूठी उसके माथे पर छुआ दी। एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजी और पूरी हवेली भूकंप की तरह हिलने लगी। वो जिन धुएं के गुबार में बदलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर इतनी जोर से जकड़ा कि वहां काले जलने का निशान बन गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं हवेली के बाहर सूखी घास पर पड़ी थी। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन जब मैंने अपना हाथ देखा तो वो काला निशान आज भी वहां मौजूद था, एक गवाह कि वो रात कोई सपना नहीं थी। लोग कहते हैं कि वो हवेली अब ढह चुकी है, लेकिन आज भी जब मैं सोती हूँ तो मुझे अपने कान के पास वही मखमली आवाज़ सुनाई देती है, स्नेहा, मैं फिर वापस आऊँगा। यहाँ स्नेहा की कहानी का वो दर्दनाक और विस्तृत अंत है, जहाँ उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधेरों में समा गई। हवेली के उस खौफनाक हादसे को बीते अब 1 साल हो चुका था। मैंने शहर में एक नया घर ले लिया था जहाँ हर वक्त रोशनी रहती थी। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की। नई नौकरी, नए दोस्त और एक ऐसा साथी जो मुझे बहुत प्यार करता था। पर सच तो ये था कि मेरा शरीर यहाँ था, लेकिन मेरी रूह उस रात की परछाइयों में ही कहीं छूट गई थी।
मेरे हाथ पर वो काला जलने का निशान अब एक गहरे जख्म की तरह दिखने लगा था। वो सिर्फ एक निशान नहीं था, बल्कि उस जिन की मौजूदगी का निरंतर एहसास था। दिन की चकाचौंध में भी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य साया मेरे पीछे चल रहा है। रात के सन्नाटे में जब मेरा मंगेतर गहरी नींद में सो जाता तो कमरे का तापमान अचानक गिरने लगता। मुझे महसूस होता कि कोई ठंडी बर्फ जैसी उंगली मेरे बालों को सहला रही है। वही मखमली आवाज़, वही सड़ी हुई मिट्टी की पुरानी खुशबू मेरे कमरे में भर जाती। लोग कहते कि मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) का शिकार हूँ, पर मैं जानती थी कि वो रूहानी कशिश मुझे अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रही थी। वो मुझे पुकार रहा था और उसका आकर्षण इतना प्रबल था कि मेरी जीने की इच्छा कम होती जा रही थी। एक रात जब आसमान में चांद पूरी तरह गोल और सुर्ख लाल था, जिसे लोग ब्लड मून कहते हैं, मेरे कमरे की फिजा पूरी तरह बदल गई। मैं आईने के सामने खड़ी अपनी जुल्फें संवार रही थी, तभी मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। आईने में मेरा अपना अक्स गायब था। वहां मैं नहीं, बल्कि वही जिन खड़ा था, अपनी विशाल बाहें फैलाए हुए। उसकी आंखों में अब वो पुराना गुस्सा या खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और विजय की चमक थी। उसने आईने के भीतर से ही हाथ बढ़ाकर मुझे छूने की कोशिश की और उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, स्नेहा, इंसानों की इस झूठी और सीमित दुनिया में तुम्हारा दम घुट रहा है। यहाँ तुम सिर्फ एक शरीर हो, लेकिन मेरी दुनिया में तुम मेरी मलिका बन जाओगी। देखो, तुम्हारा ये नश्वर शरीर मर रहा है, पर मेरी दुनिया में तुम अमर हो जाओगी। मैंने कांपते हाथों से अपनी कलाई देखी। वो काला निशान, जो कभी सिर्फ एक धब्बा था, अब मेरी पूरी आवाज़ पर फैल चुका था। मेरी नसें काली पड़ गई थीं और मेरा खून जैसे जमने लगा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, अपने मंगेतर को जगाना चाहा, पर उसके हलक से आवाज़ नहीं निकली। वो मेरे ठीक बगल में बेखबर सोया था। उसके लिए मैं सिर्फ शांति से सोई हुई एक सुंदर लड़की थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके ठीक बगल में मौत और परलौकिक दुनिया का खेल चल रहा है। धीरे धीरे मेरा जिस्म ठंडा पड़ने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरा भार खत्म हो रहा है और मैं हवा में तैर रही हूँ। उस जिन ने अपनी धुंध जैसी बाहों में मुझे पूरी तरह समा लिया। उसका आलिंगन ठंडा था, फिर भी उसमें एक अजीब सी शांति थी। उसने एक आखिरी बार मेरे कान में फुसफुसाया, अब हम हमेशा के लिए एक है स्नेहा। कोई भी दीवार, कोई भी दुआ अब तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। उस पल मुझे अपने चारों तरफ वही पुरानी हवेली की दीवारें नजर आने लगीं, जो अब खंडहर नहीं, बल्कि एक आलीशान काली दुनिया की तरह दिख रही थीं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो कमरे में सिर्फ सन्नाटा पसरा था। बिस्तर पर मेरी देह पड़ी थी, ठंडी, बेजान और निश्चल। मेरा चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन मेरे होठों पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी सिहर जाए। डॉक्टरों को बुलाया गया, जांच हुई और अंत में इसे हार्ट फेलियर का नाम देकर फाइल बंद कर दी गई। दुनिया की नज़रों में स्नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन सच तो ये था कि वो पुरानी काली हवेली की अदृश्य दीवारों के पीछे उस जिन की अनंत और अंधेरी दुनिया में एक खामोश साया बनकर कैद हो चुकी थी। प्यार, हवस और खौफ की इस लंबी जंग में इंसानी जिंदगी हार गई थी और मौत की काली ताकतें जीत गई थीं। अब वो हवेली फिर से शांत थी, क्योंकि उसे वो मिल चुका था जिसे वो सदियों से ढूंढ रहा था।